सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा खान और मैं हूं पाकिस्तान। नाज़िम, मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी में 38 घंटों से भी कम वक्त रह गया और मुल्की सियासत का महवर इस वक्त मियां नवाज शरीफ साहब को ही कहा जा रहा है। उनके कौमी हीरो की तरह इस्तकबाल की तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं। अच्छा, मुस्लिम लीग नून के लीडर दावे कर रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब चौथी बार वज़ीर आज़म बनकर पाकिस्तान को एक बार फिर तरक्की की राह पर डाल देंगे। नवाज शरीफ साहब दुबई से खुसूसी परवास के जरिए पाकिस्तान 21 अक्टूबर को पहुंचेंगे। नवाज शरीफ साहब, आपको याद होगा, जब सन 2019 में इलाज की गर्ज से बैरून मुल्क गए थे तो उस वक्त वो सज़ा याफ्ता थे और इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत की जानिब से अल अज़ीज़िया स्टील मिल्स के मुकदमे में बतौर कैदी 7 साल की सज़ा काट रहे थे। मुसलसल अदम पेशी की बिना पर अदालत ने उन्हें इश्तिहारी भी करार दिया था। मियाँ साहब के पाकिस्तान पहुँचने से पहले अवाम के ज़हनों में एक सवाल है, वो ये कि जब नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान पहुँचेंगे तो क्या वो लोगों से खिताब करने के लिए मीनार पाकिस्तान जाएंगे या फिर उन्हें दोबारा कोट लखपत जेल जाना पड़ेगा? तो इसका जवाब सीधा सा है कि मियाँ साहब ने मीनार पाकिस्तान पर जलसे से खिताब करने की तैयारी कर ली है। क्यों? क्योंकि मियाँ साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से 24 अक्टूबर तक हिफाजती ज़मानत हासिल कर ली है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ को एयरपोर्ट पर गिरफ्तार करने से रोकने के अहकामात भी जारी कर दिए हैं। अच्छा, दूसरी जानिब इतने तोशाखाना रेफरेंस में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के दायमी वारंट मअतली का महफूज शुदा फैसला सुनाते हुए नवाज शरीफ के दायमी वारंट 24 अक्टूबर तक मअतल कर दिए और कहा है कि 24 अक्टूबर को अगर मियाँ नवाज शरीफ पेश ना हुए तो वारंट बहाल हो जाएंगे। अच्छा, मियाँ नवाज शरीफ साहब की सज़ाएं अब भी बरकरार हैं और वो कानून की नज़र में आज भी मुजरिम हैं। उनके रास्ते में कानूनी और अदालती मुश्किलात हायल हैं। अच्छा, नैब कवानीन में तरमीम करके जो मुकदमा दाखिल दफ्तर किए गए थे वो भी खुल चुके हैं और इन हालात में अब बड़े मियाँ साहब क्या सिर्फ जमाती रहबर का किरदार अदा करेंगे या फिर उनका प्लान कुछ और है? क्या हो सकता है उनकी वापसी पर? इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद मेहमान मौजूद हैं। सहाफ़ी तजियाकार बैरिस्टर एहतशाम साहब, बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने के लिए, और सीनियर सहाफ़ी अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब, आपका बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। एहतशाम साहब, मैं आपकी इजाज़त से अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब से शुरू करना चाहूँगी। अब्दुल क़य्यूम साहब, तोशा खाना केस के हवाले से अगर मैं बात करना चाहूँ, उसमें नवाज शरीफ साहब के जो वारंट मअतल हो गए हैं, अल अज़ीज़िया और एवन फील्ड में भी गिरफ्तार ना करने का बाकायदा हुक्म अदालत ने दे दिया है, तो क्या समझ आता है, आपको क्या लग रहा है कि केसेस की रोशनी में अब आगे जाके नवाज शरीफ साहब का मुस्तकबिल क्या होगा? देखिए, जाहिर है कि जब तक ये केसेस हैं उस वक्त तक तो आप एक ही मुस्तकबिल है कि वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकते हैं। लेकिन ये जो बात है कि वो उनको गिरफ्तार ना किया जाए, आप इस हवाले से आपको एक चीज़ ज़रा ध्यान में रखनी होगी। जब नवाज शरीफ जो है मुल्क से बाहर गए थे तो उस वक्त वो लाहौर हाई कोर्ट के एक हुक्म के बुनियाद पर गए थे और वो हुक्म अभी तक मौजूद है। यानी कि वो बेल लेने के बाद उसके बाद वो कोर्ट की परमिशन से मुल्क से बाहर गए थे कि जब तक वो आएंगे वो अपनी मेडिकल रिपोर्ट्स जो है वो उस हवाले से देते रहेंगे। बाकी जो दो जिनका आपने जिक्र किया है, एक वो तोशाखाना केस में और दूसरा अल अज़ीज़िया वाला, तो वो उसमें मेरा ख्याल है कि अदालतें जो हैं वो उनकी एवन फील्ड के अंदर तो अपीलें सस्पेंड हुई भी हैं और जो सजाएं भी सस्पेंड हैं उसमें, सॉरी, सजाएं सस्पेंडेड हैं। तो अब ऐसी सूरत में एक अल अज़ीज़िया ही रह जाता है और जो उनकी राह में मेरा ख्याल में जो सबसे बड़ी रुकावट है इलेक्टेड पॉलिटिक्स के अंदर आने से, ज़ाहिर है अल अज़ीज़िया के अपीलें जो हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शुरू होंगी। 4-5 साल से वो पेंडिंग पड़ी हैं, वो अब आ गए हैं तो वो वहाँ उन अपीलों में अपना मौक़िफ़ जो है वो पेश करेंगे और इसी तरह से अल अज़ीज़िया के अंदर भी और एवन फील्ड के अंदर भी। तो आप देखते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट उनमें क्या फ़ैसला लेती है। लेकिन जो बड़ी राह में रुकावट रहेगी वो मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो 62(1) एक्ट के तहत जो उनकी डिक्लेरेशन है फॉर ताहियात नाअहली के हवाले से, वो एक मामला है जो कि देखना पड़ेगा कि उस पर अदालतें किस तरह से करती हैं। ऑल्दो कि एक लॉ जरूर आ चुका है कि जिसके अंदर ठीक है लिमिट किया गया है 62(1) की नाअहली जो है वो 5 साल, और अगर देखें जब मियाँ साहब कन्विक्ट हुए थे तो और फिर उसके बाद जो है वो अगर इस लॉ को देखें तो उसके तहत वो नाअहली नहीं रहती है उनकी, सब्जेक्ट टू कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अल अज़ीज़िया में और एवन फील्ड में क्या फैसला है। ठीक है जी। बैरिस्टर एहतशाम साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। आपने अब्दुल क़य्यूम साहब को भी सुना। बैरिस्टर साहब, क्या अभी नवाज शरीफ साहब अपनी सज़ाओं के खिलाफ दोबारा अपीलें दायर करने का हक रखते हैं?
हाँ जी, बिल्कुल रखते हैं, उसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। वो मतलब कि उनकी जो अपील है, क्योंकि उनकी अदम हाज़िरी की वजह से वो तब जो अदालत का फैसला था उसमें भी ये बात का जिक्र था कि जी जब वो वापस आएंगे तो दोबारा अपील को टेकअप किया जा सकता है, लेकिन फिलहाल वक्ती तौर पे वो इश्तिहारी करार दिए जा चुके थे, क्योंकि वो उन्होंने अपने आप को सरेंडर नहीं किया था कानून और अदालतों के सामने। लेकिन एक चीज जो मेरे लिए सरप्राइजिंग है वो ये है कि जो जी जी। प्रोटेक्टिव बेल हिफाजती जमानत होती है ना जी, उसका कॉन्सेप्ट ये होता है कि अगर किसी शख्स के, किसी मुल्जिम के खिलाफ कहीं पर कोई केस पेंडिंग है और उसने मुतलका फोरम तक पहुंचना है और वहां पहुंचने से पहले उसको गिरफ्तारी का डर है, तो फिर वो हिफाजती जमानत जहां पर होता है वहां से अप्लाई करके मुतलका फोरम से रुजू करता है ताकि उसे मेरिट्स के ऊपर रिलीफ दिया जा सके। लेकिन ये उस शख्स की बात हो रही है जिसके बारे में कोर्ट ऑफ लॉ ने ये फैसला नहीं दिया अभी कि वो गिल्टी है या नॉट गिल्टी है। लेकिन अगर किसी शख्स के हवाले से अदालत का फैसला आ चुका है और उसकी कन्विक्शन हो चुकी है, तो जब तक वो कन्विक्शन का में दिए जाने वाला सेंटेंस सस्पेंड नहीं होगा तब तक वो गिरफ्तारी से मेरी नजर में एक वकील की हैसियत से बच नहीं सकता। लेकिन यहाँ पे आज जो इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने प्रोटेक्टिव बेल अगेंस्ट कन्विक्शन दे दी है, ये एक मैं समझता हूँ कि बड़ा एक अनोखा प्रेसिडेंट सेट किया है इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने। और अगर कोई ये कहे कि माजी में इसकी कोई एक आध नजीर मिलती है तो मैं उससे भी इख्तलाफ करूंगा, क्योंकि अगर कोई एक आध गलत नजीर मिलती है तो जरूरी नहीं है कि आप उससे इत्तफाक करें। तो जो कन्विक्शन होती है ना जी, उसके बाद जब तक अपील में फैसला सजा का मुअत्तल ना हो जाए तब तक आप गिरफ्तारी से बच नहीं सकते। लेकिन मियां साहब के लिए वो बात ठीक है कि अभी थोड़ी देर पहले मेरे शो में नजीर लगारी साहब थे, तो वो कह रहे थे कि जो मोस्ट वांटेड था पिछले 4 साल से वो मोस्ट बिलवड हो गया। तो ये बात ठीक है कि हवाओं का रुख बदल गया, ये बात ठीक है कि मौसम बिल्कुल तब्दील हो गया, जो अबर आलूद था वो बिल्कुल अब क्लियर हो गया। अगर कोई शिद्दत होगी उसमें गर्मी होगी, कोई हिद्दत होगी तो वो भी दूर हो जाएगी। और दूसरी बात एक ये कि अदालतों का जो मेयार है वो अभी पाकिस्तान के लोगों को समझ इस वजह से भी नहीं आएगा क्योंकि थोड़ी देर पहले आपको मालूम है कि चेयरमैन पीटीआई की जब जमानत की बात थी तो इसी इस्लामाबाद हाईकोर्ट की तरफ से ये इतराज उठा दिया गया था कि जब तक मुल्जिम खुद अदालत के सामने पेश ना हो तब तक जमानत उसकी फाइल नहीं हो सकती है और बायोमेट्रिक्स कराए बगैर नहीं फाइल हो सकती है। आपको याद होगा जी जी बायोमेट्रिक, इसीलिए आपको याद होगा 9 में कुछ गिरफ्तारी हुई थी चेयरमैन पीटीआई की, वो बायोमेट्रिक्स कराते हुए इस्लामाबाद हाईकोर्ट रजिस्ट्री ब्रांच में हुई थी जिसके मनाजिर पूरे मुल्क ने देखे थे। तो अभी मियां साहब यहाँ पर हैं भी नहीं, इन एब्सटेंशिया उनको प्रोटेक्टिव बेल भी मिल गई है, अटर्नी के थ्रू उनकी बेल फाइल भी हो गई है, वो सुनी भी जा चुकी है और वो जमानत दी भी जा चुकी है बगैर बायोमेट्रिक्स के। तो फर्क तो साफ जाहिर है, तजाद तो है। ठीक है अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब, इसी सवाल को लेकर मैं आपकी तरफ आ रही हूँ। जैसा कि बैरिस्टर साहब ने कहा कि फ़र्क साफ जाहिर है और ऐसा महसूस होता है कि किसी को ज़्यादा फेवर दिया जा रहा है और फिर पीपल्स पार्टी इस तरह की कुछ बातें करी, लेवल प्लेइंग फील्ड ना होने का शिकवा करती नज़र आती है। तो कानून तो सबके लिए बराबर है, क्या कहेंगे आप? देखें, तासुर तो बड़ा अच्छा गया था जब पनामा का एक बनाया गया था और उसके अंदर जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर अकामा के ऊपर उनको नाहल किया गया था, फिर उसके बाद जो है वो सुप्रीम कोर्ट में मॉनिटरिंग जज बनाया गया था। फिर जब रेफरेंस जब भेजे गए थे अदालतों के अंदर और उस वक्त भी जो कुछ हुआ था वो भी सबको पता है कि किस तरह से सारा सिस्टम जो है वो मैनिपुलेट किया गया था। और फिर उसके बाद जो मरहूम जज हैं जज अरशद मलिक, उनका जो कन्फेशन आया था वो भी सबके सामने था कि किस तरह से ब्लैकमेल करके जो है वो उनके सजाएं जो है वो दिलवाई गई थी। और फिर मतलब हर तरह का जो है ना मैनिपुलेट किया गया सिस्टम को कि किसी तरह से नवाज शरीफ को जो है वो इस खेल से बाहर रखना है। और उनको सुप्रीम कोर्ट से जो है वो साकिब निसार साहब की जजमेंट थी कि 25 जुलाई का जो इलेक्शन होना था उससे पहले जो है उन रेफरेंसेस को के फैसले करके उनको कन्विक्ट करना है रेफरेंस में या रेफरेंसेस के अंदर। तो वो उस वक्त किसी को नहीं ये चीज़ थी। हम तो बाकायदा उस वक्त भी बता रहे थे कि ये क्या अदालतों के अंदर हो रहा है। और इन सारे फैक्ट्स के बावजूद वो जेल के अंदर आए और जेल में जाके उन्होंने अपनी अपीलें जो हैं वो फाइल की। उन अपीलों के ऊपर जो है वो उनको जो है वो उनकी सज़ा सस्पेंड हुई और फिर उसके बाद हाई कोर्ट के अंदर से
जो है वो ये सस्पेंशन के बाद ही बेल पे मिली और फिर वो मुल्क से बाहर गए इलाज के लिए। अब ये सारा कुछ अनप्रेसिडेंटेड उस वक्त भी था, तो अब पता नहीं क्यों अनप्रेसिडेंटेड लग रहा है, जबकि जो है प्रोटेक्टिव बेल नहीं हुई है। अपना एहतिशाम साहब को थोड़ा सा इस पे आप देख लीजिए, उन्होंने जो उनके परपेचुअल वारंट ऑफ अरेस्ट हैं वो सस्पेंड किए हैं। और जब कोई आदमी खुद को मैजिस्ट्री ऑफ लॉ के सामने सरेंडर करता है, आप ये देखिए कि पनामा के अंदर जिस तरह से उसके बाद जो एवन फील्ड और अल अजीजिया और फ्लैगशिप रेफरेंसेस बने थे, उसके अंदर वो एक दिन गैर हाजिर नहीं हुए और 82 या 100 के करीब जो है उनकी वो थी। तो उसके बाद जब कन्विक्शन हुई, वो मुल्क से बाहर थे, वो आए, एलिंग वाइफ जो है वो उसको डेथ बेड के ऊपर छोड़ के वो आए और आके जेल गए और वहां से उन्होंने अपना जो है वो सारा कुछ करा। और अब भी जो है ये कोई अनहोनी नहीं है कि एक आदमी जो है वो मैजिस्ट्री ऑफ लॉ के सामने सरेंडर कर रहा है। अभी प्रोटेक्टिव बेल कहीं नहीं मिली है। ये बिल्कुल जो है ना, मेरा ख्याल में एक गलत तासुर है कि इस हवाले से कोई प्रोटेक्टिव बेल जो है वो मिल गई है। वो डेफिनेटली अब लाहौर हाई कोर्ट का जो जजमेंट है वो उनके सामने मौजूद है और उस सूरत हाल के अंदर वो आके खुद को मैजिस्ट्री ऑफ लॉ के सामने सरेंडर करेंगे। और वो तोशा खाना के केस जो इमरान खान साहब के दौर के अंदर बने थे, वो उनकी भी सबको जो है ना वो इल्म है कि वो किस तरह से और क्या किस नजरिए के तहत बनाए गए थे। तो अब ये जो सारी सूरत हाल है, ठीक है, उसके अंदर पहले ये था कि मुल्क से बाहर क्यों चले गए, अब वो ये है कि जो मुल्क के अंदर क्यों आ गए। तो ये सरप्राइजेस जो है वो जाहिर है पाकिस्तान के पॉलिटिक्स के अंदर जो है वो रहते हैं। और अगर कोई बंदा आ रहा है और खुद को मैजिस्ट्री ऑफ लॉ के सामने पहले एक और बहस भी थी अब्दुल कयूम सिद्दीकी साहब, ये 2 दिन पहले तक तो ये बहस भी थी कि क्या वो 21 को आएंगे भी या नहीं आएंगे, ये भी बहस होती रही। लेकिन अभी तक तो सूरत हाल वैसे ही है, अभी भी पता नहीं है कि क्या सूरत हाल आगे कैसे डेवलप होती है। ये तो जब वैसे मुझे लगता है कि वो आएंगे, जाहिर बात है वर्कर्स का एक मोराल होता है और 4 साल से वर्कर्स भी इंतजार कर रहे हैं, पार्टी वाले भी इंतजार कर रहे हैं, इलेक्शंस का भी माहौल बना हुआ, इलेक्शन तो होने ही है, जनवरी से कितना आगे चले जाएंगे। तो मेरे ख्याल से मियाँ साहब अब आएंगे, मेरा ये ख्याल है। आगे देखते हैं क्या होता है, 21 अक्टूबर अब इतनी दूर नहीं है। बैरिस्टर इत्तेशाम साहब, अब्दुल कयूम सिद्दीकी साहब ने गुफ्तगू की, मौजूद है, एक ही चीज मौजूद है और वो ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो जो क्लेम कर रही है, हम तो उसी के ऊपर चलेंगे ना। इस वक्त फैक्ट तो हमारे सामने यही है। अगर एहतिशाम साहब सिचुएशन को देखते हुए मुझे लगता है कि इस टाइम पर मियाँ साहब को आना चाहिए, क्योंकि वर्कर्स उनका मोराल बहुत डाउन हो जाएगा, जो कि आगे इंतखाबात हैं, तो फिर मियाँ साहब के लिए मेरे ख्याल से बेहतर नहीं होगा। बैरिस्टर शाम साहब मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। अब्दुल कयूम सिद्दीकी साहब आपकी बात पर ही जवाब दे रहे थे, तो आप उसमें अगर कुछ ऐड करना चाहें, कोई कॉमेंट करना चाहें। उनने कहा प्रोटेक्टिव बेल का जो तासुर है बिल्कुल गलत है। जी जी नहीं, अब्दुल कयूम सिद्दीकी साहब इसमें कोई शक नहीं है कि बड़े सीनियर आदमी हैं और सुप्रीम कोर्ट को कवर करते हैं और कानून को अच्छी तरह समझते हैं। लेकिन प्रॉब्लम एक है, प्रॉब्लम ये है कि हम लोग जो है ना, जो इस वक्त हमारे यहाँ पे सियासी तकसीम है, पॉलिटिकल पोलराइजेशन है, उसमें सियासतदान तो तकसीम है, लेकिन दीगर शोबे में जो तकसीम है ना, उसकी वजह से मसला मेरे ख्याल में थोड़ा बिगड़ जाता है। अब मिसाल के तौर पे सिद्दीकी साहब ने जो कहा ना कि जब वो पनामा का केस आ रहा था तब क्या सही तासुर जा रहा था, मॉनिटरिंग जज लग रहा था तब क्या सही तासुर जा रहा था, रेफरेंस जैसे बनाया गया, सिस्टम को मैनिपुलेट किया गया, जज अरशद मलिक इलेक्शन से पहले कॉन्विक्ट करना है। आप मुझे ये बताएं, तब मेरे तब के प्रोग्राम्स उठा के रखें, इन सारी चीजों पर मैंने तनकीद की हुई है कि ये जो मियां नवाज शरीफ की पनामा में ताहयात ना एली है, ये विदाउट अ फेयर ट्रायल गलत है और ताहयात ना एली का कॉन्सेप्ट गलत है, ये इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस के खिलाफ है। ये मेरी डिबेट है उस टाइम की, आप उठा के देखें। मॉनिटरिंग जज का कॉन्सेप्ट गलत है, क्योंकि फेयर ट्रायल अगर आपने देना है तो वो जो जज साहब नीचे सबऑर्डिनेट कोर्ट में बैठे हुए हैं उनकी तो हवाइयां गुम हो जाएंगी अगर सुप्रीम कोर्ट का एक जज मॉनिटर कर रहा है। इस पर भी तनकीद, सारी तनकीद। लेकिन सिद्दीकी साहब ने कहा कि हम तो तब लोगों को बता रहे थे, आप तब बता रहे थे, आप अभी क्यों नहीं बता रहे? आप तब भी बता रहे थे तो अभी भी बताइए ना। हम तब भी बता रहे थे, हम अब भी बता रहे हैं। अब देखिए, इन्होंने कहा कि परपेचुअल वारंट जो है उनका वो सस्पेंड हो गया। आप मुझे बताएं किसका सस्पेंड होता है? या एक इसहाक डार साहब का सस्पेंड हुआ है या मियां नवाज शरीफ साहब का सस्पेंड हो रहा है? चेयरमैन पीटीआई का जो वारंट निकला था वो क्यों नहीं सस्पेंड हुआ था? और उनकी जिस तरह से गिरफ्तारी हुई थी वो किस तरह से हुई थी? आप देखें ना,
बात यह है कि अगर आप कहें कि तब मियां नवाज शरीफ के साथ गलत हुआ था तो उसमें बहुत सारी चीजों पे मैं आपसे इत्तफाक कर सकता हूं कि इंतसाब के नाम पे बहुत सारी चीजों में उनसे इंतकाम लिया जा रहा होगा। पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन थी, पाकिस्तान की तारीख इबारत है इससे। लेकिन आज जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है उस पर बात करते हुए आप क्यों घबराते हैं, उस पर क्यों नहीं बोलते हैं? तोशा खाना में मियां नवाज शरीफ साहब के खिलाफ जो रेफरेंस था, जब पीडीएम के दौरे हुकूमत ने नैब के कानून में तरमीम की गई है तो वो जी कहा कि 50 करोड़ से नीचे की जो चोरी है उस पर नैब का दायरा इख्तियार नहीं होगा। वो रेफरेंस खत्म हो गया और चेयरमैन पीटीआई को तोशा खाना में हक के दिफा दिए बगैर, उनके वकील को सुने बगैर 30 मिनट में 30 सफात का फैसला आ जाता है। और उसी तोशा खाना केस में अब जबकि वो रेफरेंस बहाल हुआ है उमर अताब बदयाल की जजमेंट के बाद, तो वारंट गिरफ्तारी उनके आने से पहले मुअत्तल हो जाते हैं। अगर तब गलत प्रेसिडेंट सेट हो रहे थे तो अब जो गलत प्रेसिडेंट सेट हो रहे हैं उन पर भी तो बात कीजिए ना। ऐसे तो ना कीजिए कि मियां नवाज शरीफ के साथ गलत हुआ था उसको आप सही भी अगर करना है तो कानून के मुताबिक करें। आपके कहने के जहां भी गलत हो रहा है इस पे बात कीजिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये एक और चीज़ बैरिस्टर एहतशाम साहब क्या समझ आती है आपको? ये भी बिलावल साहब भी बड़ा खुलकर बयाना दे रहे हैं, पहले लेवल प्लेइंग फील्ड ना होने का शिकवा करते रहे, अब उन्होंने बड़ी तनकीद की, उन्होंने ये बोला है कि जी किसी की वापसी की वजह से इलेक्शन को रोका जा रहा है। क्योंकि मुस्लिम लीग नून के लोग भी दावा करते हैं ना कि मियां नवाज शरीफ साहब जब आएंगे तो ही इंतखाबात होंगे। तो बिलावल साहब का शिकवा है ये आपको कितना जायज़ दिखाई देता है? फिर साथ एक दूसरा सवाल कि 16 महीने इन सब ने मिलकर एक पेज पर आकर हुकूमत की थी और उसके बाद जैसे ही हुकूमत ख़त्म होती है ये सब एक दूसरे के खिलाफ हो जाते हैं, आमने सामने खड़े हो जाते हैं। आगे जाके इन केस के कोई अगर 2/3 मेजोरिटी से नहीं आता, सादा एक्सरे से नहीं आता, फिर मखलूत हुकूमत अगर ये बनाते हैं तो क्या वो अवाम के मुफाद के लिए बनाएंगे या अपने मुफाद के लिए बनाएंगे? क्या एक मैसेज जाएगा अवाम को? देखिए, पहले भी कोई अवाम के मुफाद के लिए तो नहीं बनी थी ना मखलूत हुकूमत, पहले भी अपने सियासी मफादात को मद्देनजर रखते हुए बनी थी और वो लोग जो हमेशा से एक दूसरे के खिलाफ थे वो इकट्ठे हो गए और उन्होंने हुकूमत बना ली। अब जबकि उन्होंने देखा है कि वो एक कुव्वत जिसके खिलाफ इकट्ठा होना उस वक्त जरूरी था, उससे वैसे ही निमट लिया गया है और वो इलेक्शन के प्रोसेस से पॉसिबली बाहर हो सकते हैं क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने चेयरमैन पीटीआई को बतौर चेयरमैन उस जमात के हटाने के हवाले से केस की समाअत मुकर्रर कर दी है और पता नहीं अभी बैलेट पेपर पर बल्ले का निशान होगा या नहीं होगा। तो अब इक्तदार में दोबारा ज्यादा हासिल करने की दौड़ एक दूसरे के माबैनी लगी है। अब देखें, प्रॉब्लम यह है कि वो लोग जो सियासी मफादात के लिए इकट्ठे हुए थे अभी दोबारा अलहदा हो गए। उन लोगों को नजर आ रहा है कि मियां नवाज शरीफ साहब को अकोमोडेट करने के लिए मामलात जो हैं जिस तरह से चल रहे हैं वो दुरुस्त नहीं है। लेकिन अभी भी बहुत सारे हमारे दोस्तों को जो तज्जिया निगार हैं, एनालिस्ट हैं, उनको नहीं नजर आ रहा कि इसके अंदर, देखें मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूँ कि उस टाइम पे अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली मियां नवाज शरीफ को दीवार से लगाया गया था और किसी को सपोर्ट किया गया था तो आज किसी और को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली दीवार के साथ लगाया जा रहा है, मियां नवाज शरीफ को सपोर्ट कर रहा है। तो टू रॉन्ग्स डू नॉट मेक अ राइट। हम तो हमेशा से मेरिटोक्रेसी की बात करते हैं, कानून की बालादस्ती की बात करते हैं। भाई कानून को रास्ता लेने दें, मेरिट को रास्ता लेने दें, अवाम को फैसला। आखिरी 1.5 से 2 मिनट है। अब्दुल कयूम साहब शायद अब हमारे साथ मौजूद नहीं, उनसे राब्ता मुनक़ता हो गया, मेरी टीम ने अभी बताया। वैसे सब आपसे बस लास्ट कमेंट मैं लूँगी कि इलेक्शन फिर आप जनवरी में देख रहे हैं क्योंकि इस किस्म के बयान भी सामने आ रहे हैं सीनियर सियासतदानों की जानिब से कि जी बर्फबारी भी हो सकती है जनवरी में, तो बर्फबारी में इंतखाबात कैसे हो सकते हैं? आपको क्या लगता है कितना आगे जा सकते हैं? क्या फर्क पड़ता है? अगर हो भी जाएंगे तो आप मुझे बताएं कितना फर्क पड़ेगा, और नहीं होंगे तो भी इसी तरह मामला आगे चलेंगे। अभी जिस तरह के हालात हैं मायूस है। मैं मायूसी की बात नहीं कर रहा, मैं फैक्चुअल बात आपसे कर रहा हूँ कि अगर इंतखाबात हो भी जाएंगे तो वो मुतनाज़िया होंगे। उन इंतखाबात को पाकिस्तान के अवाम की बहुत बड़ी तादाद मेरा ख्याल है रद्द करेगी। एक बहुत बड़ी सियासी जमात जो इस वक्त मकबूल है वो रद्द करेगी। और फिर अगर इंतखाबात हो भी जाएंगे मिसाल के तौर पे, तो क्या आपको नहीं नजर आ रहा ये नविश्ता दीवार नहीं है कि इंतखाबात होंगे तो उसके नताइज क्या होंगे? तो इस तरह के इंतखाबात अगर हो भी जाएंगे
तो उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन बहरहाल जो आपका तो सवाल मेरे है से कि एक और सवाल जहन में आता है, फिर मुझे आपका शुक्रिया अदा करना है, ब्रेक की तरफ जाना है कि अभी से अगर शफाफियत पे सवाल उठाने शुरू कर दिए गए, अभी से कहना शुरू कर दिया लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, किसी को फेवरेट समझा जा रहा है, किसी को दीवार से लगाया जा रहा है, तो फिर इंतखाबात का जो भी नताइज होंगे, तो हम तो ये सुनते आ रहे हैं शुरू से, आपने भी जब से होश संभाला, मैंने भी, कि भाई जो भी इंतखाबात होते हैं सिर्फ जीतने वाला कहता है शफाफ है, हारने वाला कभी भी नहीं कहता कि शफाफ इंतखाबात थे। तो यानी अब भी हमें यही सब कुछ सुनने को मिलेगा इंतखाबात के रिजल्ट पर। उसकी वजह यह है कि हालात इस तरफ इशारा करते हैं ना फिजा, जो मारूजी हालात हैं इस वक्त, जो तो कभी फुल हालात स्टॉप अभी होगा, के कभी कभी शफाफियत, अब शफाफियत कैसे पता चलेगी कि इंतखाबात शफाफ थे, ये कैसे पता कमीशन चलेगा? अगर अपने मामला दुरुस्त करेगा तो फिर ही फुल स्टॉप होगा ना। वो अपने मामला दुरुस्त ना करे, वो उसी तरह चले, वो ऐसे वाकयात करे कि जिससे प्री पोल रिगिंग साफ नजर आ रही है और हम कहें जी इंतखाबात दुरुस्त होंगे, तो वो भी तो ठीक नहीं है। हमें तो जो नजर आ रहा है हमने उसके मुताबिक ही बात करनी है ना। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो ठीक है बायस जी, है, ठीक है। बैरिस्टर शाम साहब और अब्दुल कयूम साहब भी हमारे साथ मौजूद हों, के वक्त का बहुत शुक्रिया। आपसे मुलाकात होगी ब्रेक के बाद, और ब्रेक के बाद मेरे साथ मौजूद होंगे पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा नैयर बुखारी साहब। नाज़रीन, नवाज शरीफ साहब की वापसी से पहले मुल्की सियासत में नई नई तब्दीलियां सामने आ रही हैं। जहां माजी के हलीफ आज एक दूसरे के हरीफ बन चुके हैं, वहीं पर हम देख रहे हैं इंतखाबात से पहले एक दूसरे के खिलाफ शदीद लफ्जी गोलाबारी भी जारी है। नवाज शरीफ की वतन वापसी की राह आज मजीद हमवार हो गई है। क्यों? क्योंकि एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ साहब को बड़ा रिलीफ दे दिया है। तोशाखाना केस में वारंट मुअत्तली की दरख्वास्त मंजूर कर ली गई, जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एवन फील्ड और अल अजीजिया रेफरेंसेस में भी उनकी हिफाजती जमानत की दरख्वास्त मंजूर कर ली है और उन्हें गिरफ्तार करने से रोक दिया है। जहां नवाज शरीफ सियासी मैदान में उतरने के लिए बेकरार नजर आते हैं, वहीं पर पीपल्स पार्टी वाले नवाज शरीफ की वापसी से शदीद तहफ्फुजात का शिकार भी नजर आते हैं। कल बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने नून लीग पर शदीद तनकीद के नश्तर बरसाए और कहा कि सिलेक्शन की सियासत ने जमहूरियत का जनाजा निकाल दिया। कुछ भी हो जाए इलेक्शन कराना होगा। पाकिस्तान की जमहूरियत, आइन और इलेक्शन को एक शख्स की वापसी के लिए रोका गया। हमारे साबिक इत्तेहादी भी मानेंगे और बार बार इलेक्शन का अल्तवा वोट की इज्जत नहीं, वोट की बेइज्जती है। पीपल्स पार्टी एक जानिब इलेक्शन का मुतालबा कर रही है और दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन पर तहफ्फुजात का इजहार और नून लीग से लेवल प्लेइंग फील्ड के मुतालिबात भी कर रही है। आम इंतखाबात की हतमी तहरीक का ऐलान अब तक नहीं हो सका। अब सवाल ये है कि मुल्की सियासत का जो मुस्तकबिल है क्या होगा? इंतखाबात क्या जनवरी में होंगे? क्या इंतखाबात से इख्तलाफात की एक नई सियासत का आगाज हो जाएगा? बहुत से सवालात हैं। मेरे साथ मेहमान मौजूद है पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा नैयर बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नैयर बुखारी साहब, तोशाखाना केस में नवाज शरीफ साहब के जो वारंट है वो मुअत्तल हो गए हैं। अल अजीजिया और एवन फील्ड में भी गिरफ्तार ना करने का हुक्म जो है वो अदालत ने दे दिया। तो क्या लग रहा है आपको कि अब ये जो केसेस हैं अब कमजोर हो चुके हैं? शुक्रिया। नहीं, कमज़ोर तो नहीं हुए। तोशाखाना केस तो अभी ट्रायल स्टेजेस पे है और ड्यूरिंग ट्रायल तो प्रोटेक्टिव बेल मिलती रहती है और उन्होंने एक प्ली ली है कि हम अपने आप को सरेंडर करना चाहते हैं कोर्ट के सामने। अभी ये डिसीजन मेरिट पे नहीं है, केस की मेरिट्स डिस्कस ही नहीं हुए हैं और फिर मेरिट्स पे अगर कोई डिसीजन होगा तो फिर देखा जाएगा। सिमिलरली जो एवन फील्ड और अजीजिया वाला जो केस है उसमें भी कन्विक्शन हुई है और उस कन्विक्शन के बाद उन्होंने ये प्ली ली कि हम सरेंडर करना चाहते हैं, लेकिन पहले उनकी सेंटेंस जो है 4 वीक्स के लिए सस्पेंड हुई थी और वो इलाज के गरज से वो बाहर गए थे। और सबसे हैरान कुन बात जो है जिसका जिक्र चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कल भी कराची में पब्लिक मीटिंग में किया, वो रोल है नैब का और नैब है इस केयर टेकर के मतहत। उनका स्टेट अवे कल उसका अदालत में प्रेजेंट होना उनके प्रोसिक्यूटर का और आज स्टेटमेंट देना में इतराज़ नहीं है, तो ये बड़ा वाज़े नज़र आता है कि फैसिलिटेट किया जा रहा है। और इसीलिए चेयरमैन बिलावल ने कहा हुआ है कि अगर इस्टेब्लिशमेंट या मौजूदा गवर्नमेंट किसी को फैसिलिटेट करके इक़्तिदार में लाती है तो उसके नताइज कभी भी अच्छे नहीं रहे। लेट्स मूव फॉरवर्ड। इस मुल्क के अवाम को फैसला करने दो कि उन पे हुक्मरानी कौन करेगा जिसे वो मुंतखब करें। ये फैसिलिटेशन वाली 2013 में भी फैसिलिटेट किया गया
तो आरओ इलेक्शंस था, अभी 2018 में भी यही कुछ हुआ। तो उसके क्या नतीजे सामने आए? 2013 में किया तो अल्टीमेटली इनके इख्तलाफात अगर 2017 में उठा के बाहर फेंक दिया। 2018 में लेके आए, अल्टीमेटली इनकी आपस के मामलात कैसे चले तो 2022 में उठा के बाहर फेंक दिया। ठीक, तो इनको इज्तनाब करना चाहिए। आइन बालादस्ता आइनी जो तरीके हैं उनको आगे बढ़ने दें, उसको चीज़ें तब रिफ़ाइन होंगी, ठीक है, तब रिफॉर्म्स आएंगी। तो खुदाला किसी को फैसिलिटेट करना छोड़ दें और लेवल प्लेइंग फील्ड का हम इसीलिए कह रहे हैं कि आने वाले इंतखाबात में लेवल प्लेइंग फील्ड होगी तो उनके नताज पे ऑब्जेक्शन नहीं होगा, क्वेश्चन मार्क नहीं होगा। लेकिन अगर ये सूरत हाल रही तो फिर ऑब्वियसली उस रिजल्ट्स पे भी उनको शकूक और शुबात से देखा जाएगा। ठीक है। अच्छा नईर बुखारी से भी जो मुस्तकबिल में इन केसेस का आप फैसला क्या देखते हैं, क्या फैसला आ सकता है, और अगर नवाज शरीफ साहब सजाओं के खिलाफ दोबारा अपीलें दायर करने का हक रखते हैं, ये भी ज़रा आसान अल्फाज में नाज़रीन को समझाइएगा। देखें जी, ये बात यह है कि इनको फैसिलिटेट हमेशा अदालतों से किया जाता रहा। वो जब वो हाईजैकिंग वाला केस था 9 साल बाद उन्होंने अपील किया कि पहले एग्रीमेंट करके मुल्क से बाहर चले गए 2000 में, ठीक है, 2020 फिर 2002 में इलेक्शन आ गए और जब वो गए तो एक वायदा करके गए थे कि हम 10 साल के लिए प्रोडक्ट्स नहीं करेंगे। बाद में कहा जी हमने 5 साल के लिए कभी काम नहीं किया, लेकिन 9 साल बाद वापस आए जब तो सुप्रीम कोर्ट से फिर रिलीफ ले ली इनको। तो अदालतों से रिलीफ लेने के ये माहिर हैं और अभी भी उन्होंने रिलीफ ले ली है। चाहे वो ऑर्डर में ये ज़रूर, मैंने जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में देख रहा हूँ कि बेंच के एक मेंबर ने कहा कि हम इसलिए बेल दे रहे हैं कि नैब को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। मेरिट अभी बाद में डिस्कस होंगे, लेकिन बात यह है कि अपीलें अगर डिसमिस हो गई हैं फॉर नॉन प्रोसिक्यूशन तो वो फिर आप कोर्ट पे फैसला करना है कि उनको बहाल किया जाता है। पहली बात तो है कि उन अपीलों को बहाल होते हैं कि नहीं होते हैं, और फिर उस पर मेरिट्स डिसाइड होंगे। ठीक है। लेकिन फॉर नॉन प्रोसिक्यूशन अगर बेल वो उनकी अपीलें डिसमिस हो गई हैं तो अब ये भी देखना पड़ेगा कि ये फ्रेश अपीलें होगी या उन्हीं अपीलों को ट्रीट किया जाएगा, इसमें लिमिटेशन की बात आएगी। ठीक है। लेकिन वे फैसिलिटी हमेशा मियां नवाज शरीफ साहब को, उनकी जमात को रही कि वो कामयाब हो जाते हैं रिलीफ लेने में। ठीक है। अच्छा नैयर साहब, ये हम देख रहे हैं कि पीडीएम इत्तेहाद जो बना था, हुकूमत आप तमाम जमातों ने मिलकर की थी। पीपल्स पार्टी नून लीग एक पेज पर थे, 13 जमातों का इत्तेहाद था, बड़ी 2 जमातें पीपल्स पार्टी और नून लीगी थी। फिर अचानक से निगरान हुकूमत आती है तो दोनों जमातें आमने सामने खड़ी हो जाती है, तनकीद के निश्तर बरसाए जाते हैं। तो अब ये जो तनकीद है, इख्तलाफात है, बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या इसकी वजह यही जो लेवल प्लेइंग फील्ड ना होने का शिकवा आपके चेयरमैन समेत तमाम जो सीनियर रहनुमा है वो करते नजर आ रहे हैं, ये वजह या कोई और वजह भी है? देखिए, बुनियादी वजह तो यही है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। और सिर्फ हम पीपल्स पार्टी की हद तक नहीं मांगते, हम तमाम सियासी जमातों के लिए जो इंतखाबात में जा रही हैं उनके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड में हम मांगते हैं कि सबसे यकसा सलूक किया जाए। किसी से प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट नहीं होना चाहिए जो प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट नून को मिल रहा है, चाहे वो डेवलपमेंट के फंड्स हैं, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी की अपॉइंटमेंट्स हैं। ये तो हम कहते हैं। सेकेंडली, हमारा इत्तेहाद था गवर्नमेंट तक, हमारा ये इत्तेहाद नहीं था कि आफ्टर गवर्नमेंट भी हम इत्तेहाद में बैठे रहेंगे। हमने उस वक्त भी कहा था कि हम एक दूसरे के मुकाबले में रखेंगे। इत्तेहाद हमारा ये था कि हमने कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स अडॉप्ट किए इमरान खान को इक़्तिदार से अलग करने के लिए। ठीक, हमने जबरन उसको अलग नहीं किया। जबर की बात है, जब इमरान खान ने की तो हमने नून को 2014 में सपोर्ट किया। हम अनकॉन्स्टिट्यूशनल मेजर्स के ख़िलाफ़ हैं। हम नहीं चाहते कि कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल मेजर्स या इलीगल मेजर्स से किसी को इक़्तिदार से अलग किया जाए। हमने वो कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल रास्ता अडॉप्ट किया, उसके लिए हमारा उनके साथ ताबन था। ठीक है। अच्छा, फिर एक और सवाल नैयर साहब जहन में आता है कि कुछ अरसा पहले आपकी पार्टी बड़ा दावा करती थी कि अगले वज़ीर आज़म बिलावल साहब हैं, हुकूमत हमारी ही होगी। तो फिर क्या तब आपको लगता था कि लेवल प्लेइंग फील्ड आप लोगों को मिल रही थी बाकी जमातों से ज़्यादा? नहीं, हम समझ रहे थे कि हमें कोई प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा था जी। फिर क्या आपका कॉन्फिडेंस की वजह क्या थी? कॉन्फिडेंस ये थी कि हमारी पास परफॉर्मेंस बाकी सब जमातों से बेहतर है। हमारी जमात पिछले 54 साल से
बल्कि ज़्यादा 55 साल से एग्जिस्ट कर रही है, और उसने 70s में भी परफॉर्म किया, 80s में भी किया, और फिर 2000 ऑनवर्ड भी किया। और ये जो जमहूरियत आज मुल्क में है ना, इसके लिए सबसे ज़्यादा कुर्बानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है। ये आइन जो है आज, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का दिए हुए, और आइन की बहाली के लिए भी कुर्बानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दी, और हमारी परफॉर्मेंस सामने है। तो हम अपनी परफॉर्मेंस की बुनियाद पे और हमारे एक लीडरशिप की एक्सेप्टेबिलिटी की बुनियाद पे हम समझे थे कि आज भी हमारा क्लेम है कि इंशाल्लाह चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी आने वाले इंतखाबात के नताइज में इस मुल्क के वज़ीर आज़म होंगे। सर, पंजाब में क्या पोजीशन देखते हैं आप पीपल्स पार्टी की आने वाले इंतखाबात में, और सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर आपको कौन दिखाई देता है? नून लीग का वोट बैंक पंजाब में आज भी मजबूत है, आप इस बात से एग्री करते हैं? देखिए जी, पीपल्स पार्टी के साथ पंजाब में हमेशा से कॉन्स्पिरेसीज के ज़रिए उनसे इक़्तिदार छीना गया, चाहे वो 88 हो, चाहे वो 90 हो। देखो 88 में देखिए ना, जाग पंजाबी जाग का नारा किसने लगाया? वो 3 दिन का जो रिजल्ट्स में इलेक्शन के डेट्स का फ़र्क था, नेशनल असेंबली पीपल्स पार्टी लीड लेती है, और प्रोविंशियल असेंबली में एक नारा लगवा के और एक मनूवरिंग करके कॉन्स्पिरेसी के ज़रिए उसको उसकी मेजॉरिटी को रिड्यूस कर दिया था प्रोविंशियल असेंबली में। 90 के इलेक्शंस का सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आपके सामने एयर मार्शल केस में। तो पंजाब में अगर फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हुए तो पीपल्स पार्टी अपना शेयर हासिल करेगी। ठीक, और ये कौन डिसाइड करेगा कि शफाफ इंतखाबात हुए हैं? शफाफियत पर तो एतराज़ हर हारने वाला करेगा, हर हारने वाला सवाल उठाएगा, सिर्फ जीतने वाला करेगा? बिल्कुल हारने वाला नहीं। अगर 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 लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होगी तो हम एतराज़ करेंगे, और हम ये इतराज़ करेंगे ECP पे भी और केयर टेकर गवर्नमेंट्स पे भी। हम ये नहीं समझते कि 10:30 बजे गैलरी में खड़े होकर अनाउंस कर दो कि मैं अगला वज़ीर आज़म हूँ, तब तक रिजल्ट्स इन पाइपलाइन होते थे आने वाले। हम ऐसा कंडक्ट नहीं देखना चाहते। ठीक है। अच्छा नैयर साहब, आप चूंकि कानून को भी समझते हैं, सियासत को भी समझते हैं, अगर कानूनी मसाइल की वजह से नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म के उम्मीदवार नहीं होते तो आप किसको देखते हैं उम्मीदवार? और नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब का जो कंपैरिजन किया जाता है, इसकी आपको वजह क्या समझ आती है? और शहबाज शरीफ साहब को बतौर वज़ीर आज़म आप कितने नंबर देंगे? Why should I comment on another party? मैं उनके बारे में मैं क्यों कमेंट करूं जिनके साथ मेरा वास्ता नहीं? मैं तो कहता हूँ अगले वज़ीर आज़म चेयरमैन बिलावल भुट्टो वास्ता तो आप लोगों को रहा है, आप सब ने मिलकर हुकूमत की 16 महीने। अब शायद वास्ता नहीं, आगे जाके भी पढ़ सकते हैं सर, अगर मखलूत हुकूमत बनानी पड़ जाए तो। नहीं, मखलूत हुकूमत बनाएगी तो रिजल्ट जब आएगा उसको बाद देखा जाएगा। आप सबके वज़ीर आज़म रहे हैं ना शहबाज शरीफ साहब 16 महीने। बिल्कुल रहे हैं। तो फिर आपने कहा मेरा वास्ता ही नहीं, कोई हमारा वास्ता ही नहीं, मैं कमेंट नहीं लेकिन मैं जी 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 नहीं, वास्ता इसलिए नहीं कि उनके वज़ीर आज़म बनने पे मैं क्यों वास्ता करूं। उस वक्त की चले, मैंने तो वैसे आपसे एज अ सीनियर पॉलिटिशियन पूछा कि आप उनकी परफॉर्मेंस को कितने नंबर देते हैं? 16 महीने वज़ीर आज़म रहे वो, आप कितने नंबर देते हैं उनकी परफॉर्मेंस को? आप देखिए जी जी, मैं नंबर नहीं देता उसकी परफॉर्मेंस को जजमेंट जो है बेहतर सबसे वो आवाम करेंगे आने वाले इंतखाबात में, और रिजल्ट अक्कासी करेंगे कि उनकी परफॉर्मेंस क्या थी। अच्छा सर, ये लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से आप लोग गिला कर रहे हैं, ये पंजाब की हद तक है, तो फिर सिंध में अगर कोई और गिला करे आप लोगों से तो इस पर आपका क्या मौक़िफ़ है? देखिए जी, हम तो सिंध में हम केयर टेकर तो नहीं है। कोई आप मुझे बताएं, वफाक में हमारा पीपल्स पार्टी का कोई वजीर बैठा हुआ है? नून के तो बैठे हुए हैं, नून के हैंड पिक्ड लोग बैठे हुए हैं उधर, पीपल्स पार्टी की तो कोई नहीं बैठा हुआ। तो अच्छा, इसलिए अगर उन किसी को गिला है तो केयर टेकर से कर ले। ठीक है सर, ये अगर कोई किसी के करीब हो, कोई भी किसी के करीब हो सकता है, तो उसको मुतनाज़े बना देना ये किस हद तक नाइंसाफ़ी है? बहुत अच्छी शख्सियात हैं, अपने अपने काम में माहिर हैं, तजर्बाकार हैं, मेरिट पर पूरी उतरती हैं, लेकिन जो किसी पार्टी के साथ उनका नाम जोड़ देना और उनको मुतनाज़े बना देना, ऐसा क्यों होता है हमारे यहाँ? देखिए जी, बात यह है कि डॉक्टर फ़िज़ा जी जी, ये तो डिपेंड करता है कि कौन किसी को मुंतखब करता है, या केयर टेकर के हवाले से कौन उनको। वो प्राइमरीली बात आती है कि जो प्राइम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर है वो लीडर ऑफ हाउस, लीडर ऑफ अपोजिशन की वजह से होते हैं। बाकी कैबिनेट जो है वो प्राइम मिनिस्टर भी जो केयर टेकर है वो चूज़ करता है, और CM भी केयर टेकर जो है वो चूज़ करता है। तो इट इज़ अप टू देयर डिस्क्रिशन, देयर डिसीजन।
जी सर, ग्रैंड डायलॉग के हवाले से जो बातें हो रही है, खूनज़दा चट्टान से जो वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी साहब की मुलाकात भी हुई है, ये ग्रैंड डायलॉग अगर करना पड़ता है मईशत के हवाले से, खास तौर पे मुल्क की तरक्की के हवाले से, तो पीपल्स पार्टी कहाँ खड़ी होगी? पीपल्स पार्टी तो हमेशा डायलॉग पे बिलीव करती है। हमने तो जब 2018 की असेंबली थी, ये नून वाले भी असेंबली में नहीं आना चाहते थे, मौलाना फजल रहमान भी नहीं आना चाहते थे। मेरी क़यादत कहती थी कि इस प्लेटफॉर्म को मत छोड़ो, पार्लिमानी प्लेटफॉर्म को मत छोड़ो, और हमने परसुएट किया, वरना ये तो रोला तो पड़ गया था 2018 में ही। हम चाहते थे कि ये सिस्टम की कंसिस्टेंसी रहे, और उस वक़्त भी मेरी क़यादत ने कहा, जनाब आसिफ अली ज़रदारी साहब ने कहा आओ हम मिल के चलते हैं, हम तावन का हाथ बढ़ाते हैं। पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज़ में, पॉलिटिक्स में डायलॉग ज़रूर होता है, लेकिन डायलॉग किससे होता है? जो रियासत से दुश्मनी ना करें। रियासत दुश्मनों से डायलॉग नहीं होता, लेकिन जो पाकिस्तान में पॉलिटिक्स करना चाहते हैं उनके साथ बिल्कुल डायलॉग होना चाहिए। ठीक है, और हमने डायलॉग किया, मियाँ नवाज शरीफ के साथ मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने किया। अभी भी डायलॉग होता है। वो जो स्टबर्न एटीट्यूड जिन पॉलिटिशियंस को है, वो फिर डिलीवर नहीं करते। ठीक है जी, आखिर में जानना चाहूंगा, क्राइसिस में लेके चले जाते हैं। ठीक है नैयर साहब, इंतखाबात फिर आप जनवरी में देख रहे हैं? हमारी उम्मीद है, हम तवक्को करते हैं कि ECP इलेक्शन कराएगी, जो उसने अनाउंस किया लास्ट वीक में, अपनी कमिटमेंट को वो ऑनर करेंगे। ठीक है नैयर बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। और नाज़रीन, इसी के साथ इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफा की, दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह के बाद अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।